हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक साजिश हो रही है, जो भी बलूचिस्तान असेंबली उसके साथ जो करने की हो रही है कोशिश, वो भी एक साजिश है। ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों की राय थी कि हमें तैयारी के लिए 7 दिन चाहिए। मैं तो 24 घंटे भी देने के लिए तैयार नहीं था। अगर कत्ल के मुल्ज़मान के 7 जनवरी तक इस्तीफे न आए तो स्टीयरिंग कमेटी 7 जनवरी को अजलास मुनक्कद करेगी और आइंदा के एहतजाजी लाएअमल का ऐलान करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वैसे तो इमरान खान की शादी की खबर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के बतौर एक मुल्क के बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं। इस वक्त यहाँ के सियासी कायदीन अदलिया के फैसलों पर अनप्रेसिडेंटेड तनकीद कर रहे हैं और अदलिया भी हुकूमती कोताहियों को भरपूर तरीके से सामने ला रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का मसला अजीब सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्वेश्चन किया है कि क्या वफाकी हुकूमत को इसकी कोई फिक्र है। वफाकी हुकूमत के ओहदेदारान और उनके आला कायदीन तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत को तोड़ने एक साजिश के मुतरादिफ है और मुखालिफिन सेनेट के इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये भी अफवाहें हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं और 7 जनवरी है आज, कल को तो हुकूमत के खिलाफ, खसूसन पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर लाएअमल का ऐलान भी किया जाना है। यही APC के फैसले हुए थे और APC के फैसलों की जब डिक्लेरेशन आई तो यही बताया गया था। हम इस ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। मुझे ज्वाइन किया है जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI के मरकज़ी लीडर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। जनाब इरफान कादिर साहब, नामवर कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त दिया। चूँकि APC और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले फैसलों के हवाले से हमने बात कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग के किसी रहनुमा से भी हम बात कर लें। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी अनाउंसमेंट हम अभी सुना भी रहे थे। आज 7 जनवरी है, कल 8 जनवरी है। फैसलों का ऐलान होना है या अभी आप लोग रुक गए हैं? प्रजा साहब, जो मीटिंग हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिये में तय की थी उसको 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था। एक तो ये कि आज का दिन हमारा आखिरी जो डेडलाइन थी उसका दिन है और दूसरा कुछ बाकी जमातों के मेंबरान जो थे उनकी मसरूफियात के बायस 1 दिन के लिए एक्सटेंशन थी। 8 तारीख को कल 3 बजे हमारी मीटिंग हो रही है और उसमें इत्तेफाक राय से वो लाएअमल तैयार किया जाएगा जिस पे हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो सानहा मॉडल टाउन के उन 14 शहदा को और उसके साथ ज़ख्मी होने वाले, माजूर होने वाले और उनके ख़ानदानों को इंसाफ दिया जाए। और जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट आ जाने के बाद अब कोई अमर बाकी रह नहीं गया कि हुकूमत वक्त जो है उसकी सही मानों में तहकीकात न कराए और हुकूमत क्योंकि खुद उसके रास्ते की रुकावट है, लिहाजा हुक्मरानों के गए बगैर उनका इन ओहदों पे बैठे हुए ये मुमकिन नहीं है कि सही मानों में तहकीक और तफ्तीश हो सके। इसलिए इसका कल फैसला हो जाएगा। कल 3 बजे स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। ये लाहौर में होगा, इस्लामाबाद में होगा? जी, ये लाहौर में होगा। और कौन कौन इसमें शरीक हो रहे हैं कारा साहब? राजा साहब, उसमें सारी जमातें जो ये स्टीयरिंग कमेटी बाकायदा हमने एलामिये में उनके नाम भी दिए थे, सारी जमातें उसमें शामिल हैं। मेरी जमात से मैं हूँ, मियाँ मंजूर भट्टू साहब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, इसी तरह
PTI से शफकत महमूद साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, और मुझे एग्जैक्टली तीसरे मेंबर का नहीं ज़हन में आ रहा, वो शायद महमूद रशीद साहब शायद हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब हैं, पैट की तरफ से उनके 3 मेंबरान हैं, बाकी जमातों के भी मेंबरान हैं। तो सारी एक लिस्ट हमने शाया की थी इसकी बाकायदा। इसके पैरेलल भी एक बात चल रही है कि अब बाकायदा अपोजिशन ने ये फैसला कर लिया है कि पीपल्स पार्टी भी सिंध असेंबली से रिज़ाइन करेगी, PTI भी KPK असेंबली से रिज़ाइन करेगी और मरकज़ में भी रिजिग्नेशन आएंगे। आपकी जस्ट ओपिनियन चाह रहा था, ये दुरुस्त विस्पर्स हैं? देखिए प्राचा साहब, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि पीपल्स पार्टी के किसी तहरीक से, किसी पीपल्स पार्टी के एक्ट से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल डिरेल हुआ, नुकसान हुआ जमहूरी अमल का, तो ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी गलत बात होगी। हमारी तारीख ये है कि जब भी किसी तहरीक का हिस्सा पीपल्स पार्टी बनी या पीपल्स पार्टी ने कोई तहरीक शुरू की, अकेले या बाकी जमातों के साथ मिलके उनको मिला के, तो पीपल्स पार्टी की उस तहरीक के नतीजे में मुल्क में जमहूर और जमहूरियत का फ़ायदा ही हुआ है, कभी नुकसान नहीं हुआ। अब ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी, फलां से ये हो जाएगा, ये बहुत दिनों से बातें हो रही है, जरा गौर कीजिए। नहीं, आप इसको आप डिनाई करके, कायरा साहब, चौधरी साहब, आप डिनाई ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो हमने ये खेलना हो। लेकिन एक बात मैं आपको आखिरी ये गुजारिश कर दूं कि इसके फायदे नुकसान को देख लीजिए ना। अगर फायदा हो तो शायद ये कोई गैर कानूनी आईनी काम नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा भी है। सवाल ये है, मुस्लिम लीग तो कह रही है कि अगला इलेक्शन भी हम स्वीप करेंगे, और अगला इलेक्शन वो अगर जीतेंगे तो फिर सेनेट का डिले होने के बाद क्या फायदा हो जाएगा? पीपल्स पार्टी की 4 सीटें वहां से कम हो जाएंगी, मुस्लिम लीग की 4 सीटें यही रुकिए, मैं सेनेट वाले कंपोनेंट पे आता हूं। चौधरी साहब यही रुकिए, इरफान कादिर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जनाब चीफ जस्टिस साहब, बात है ये सेनेट से मुंसलिक की जा रही है, मैं आता हूं इस एस्पेक्ट पे। इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस साहब अब सड़कों के बारे में भी नोटिस ले रहे हैं। पहले एक फैसला आया ऑरेंज ट्रेन बहाल करने का, कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये काम नहीं हुए तो वो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा भी बंद कर देंगे। हुकूमतों का काम है लोगों को तालीम, लोगों की सेहत का ख्याल रखना। जब हुकूमतें, सियासी जमातें इस तरह से दस्तो गिरेबां होंगी तो फिर अदलिया के लिए जवाब तो बनता है ना इरफान कादिर साहब? अदलिया के लिए कत्तन कोई जवाब नहीं बनता। अदलिया के अपने हालात जो हैं कोई अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे बहुत बैकलॉग है केसेस का। आपकी जो जूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान की वो क्योटिक है, और जिन दिनों में चीफ जस्टिस साहब ने दाखिला लिया होगा लॉ कॉलेज में, ये वो वक्त होगा जबकि मेडिकल में वो लोग जाते थे जिनके नंबर लॉ कॉलेज वालों से बहुत ज़्यादा आते थे, और वो फिर MBBS करके FRCS करके वो अस्पतालों को चलाते थे। आज चीफ जस्टिस साहब जो है एक LLB करके समझ रहे हैं कि वो अस्पतालों को भी चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को अपने दायरे में रहना चाहिए, और अस्पतालों का काम अस्पतालों डॉक्टर्स पे छोड़ा जाए, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का काम है ये जज साहिबान और बेंच और बार मिलके करे और अपने अपने घर को ये संवारें। और अगर ये इसी तरह से एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो अब तक जो पिछले चंद सालों में होता है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसी तरह केओस का शिकार रहेगा। और मुझे तो खतरा है कि अगर इसी तरह करते रहे और चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को ना समझे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर पाकिस्तान को क्या हम अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को मलूज़ खातिर रखते हुए तमाम वो जो दायरा इख्तियार उनको तफवीज़ किए आइन ने और कानून ने, उसके अंदर रह के अपना काम करें, उससे बाहर खुदारा वो ना निकलें। नहीं इरफान कादिर साहब, जब खवातीन उनको किसी वार्ड में दाखिला नहीं मिलता, वहाँ डिलीवरी बॉय हो, वो मर्दान हो वो लाहौर हो, कोई फ़र्क नहीं हमें नज़र आता। कराची में सूरत हाल, टीचर्स को डंडे मारे जाते हैं। फिर ये क्या है? अगर अदलिया इंसाफ पूरा नहीं करती, अगर मरीजों को सेहत नहीं मिलती तो उनको सेहत वाला इंसाफ नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, सारे हाथ पे धरे हाथ रखे बैठे रहें। क्या खवातीन को इंसाफ मिल रहा है? खवातीन के जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस साहब ने कभी उनका नोटिस लिया है, कभी उस तरफ कभी बात की है जो कि डायरेक्टली उनके दायरा इख्तियार में मामलात हैं? उनको कभी चीफ जस्टिस साहब ने देखा है? चाहे जाए कि वो अस्पताल में खवातीन
की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने चले जाते हैं, और जो इंसाफ के जो मामलात हैं वहाँ पे ख़वातीन के जो रिड्रेसल हैं वो नहीं किए जा रहे, तो चीफ जस्टिस साहब का ये काम नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा, उनको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, उनके पास वक्त भी थोड़ा है और उनको चाहिए कि कोई अच्छा काम करके जाएं। इसी नुक्ते पर रहेगा हाफिज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कायरा साहब की आप बात सुन रहे थे, बड़ा उन्होंने वजाहत के साथ बयान किया। अब जबकि तमाम अपोजिशन जमातें, आपने सुना कल 3 बजे उनका इजलास हो रहा है, वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए शौकत पराचा साहब, बात यह है, हम तो जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है, मैं अपनी पार्टी की मौक़िफ़ पेश करने की जसारत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ दोस्तों को। जहाँ तक अपोजिशन ने APC की, APC ने अपना एलामिया जारी किया। एलामिये में उन्होंने एक चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया है, जो कि ख़त्म नबूवत के मसले पर। अब सवाल ये है, मैं ख़त्म नबूवत के बारे में भी बात करता हूँ और मॉडल टाउन के बारे में भी बात करता हूँ। मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ बिल्कुल बहुत गलत हुआ, बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादती हुई। अदालत ने जिन जिन की निशानदही की है, होना चाहिए उन ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। अब किसकी निशानदही की गई है, उस फैसले के हम फेवर में है। अदालत का जो भी फैसला है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। जहाँ तक मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन हुआ है 2014 में। 2014 में इसी मॉडल टाउन के शुहदा को इंसाफ दिलाने के लिए ताहिरुल कादरी साहब आए थे डी चौक। उस वक्त पीपल्स पार्टी को होना ये चाहिए कि वो डी चौक पर ताहिरुल कादरी के साथ खड़े होके उनको भी कफन पहनना चाहिए था और कब्र कूदना चाहिए था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे, ये लोग जमहूरियत डीरेल करने के लिए निकले हैं, ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो उस वक्त ये, क्योंकि उस वक्त उनको जमहूरियत के साथ देने और नवाज शरीफ के साथ देने के उनको सूट करता था, वो उनको फ़ायदा था। आज जब नज़रें तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद पर है और 2018 की इलेक्शन है, आज ये PC और उसका इकट्ठ ये सूट करता है, ये सियासी जमातों के लिए। लिहाजा आज ये हो रहा है। वही मॉडल टाउन 2014 में उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, आज सब खड़े, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, खत्म नबूवत की बात की गई। खत्म नबूवत के हवाले से तो हाफिज साहब इधर से एक ट्रेन मार्च भी शुरू हो चुका है, कल रावलपिंडी से। मैं एक बात कर लूं पराचा साहब, जब खत्म नबूवत की बात हुई, सीनेट में मैंने तरमीम पेश की। सबसे पहली मुखालफत अपोजिशन जमातों में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, उसके बाद सीनेट में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, उसका अपोजिशन लीडर कौन है, और फिर उसके बाद बड़ी पार्टियां किसकी। अपोजिशन में जितनी भी जमातें थी सीनेट में, सब ने मेरी तरमीम की मुखालफत की, और हुकूमत ने जो खत्म नबूवत के हवाले से जो तब्दीली लाई थी उनको उन्होंने दुरुस्त करार दिया, और हुकूमत ने मेरी तरमीम की हिमायत की। आज खत्म नबूवत के हवाले से सारे चैंपियन बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सवालों का जवाब हमें कौन देगा। हाफिज साहब ये बातें हो चुकी हैं, मैं हुकूमत को दरपेश खतरे की बात कर रहा हूं। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपके नुमाइंदे काबीना में मौजूद हैं, ये कितना बड़ा खतरा आप महसूस करते हैं? देखिए, हुकूमत जो इंतशार है, सियासी इंतशार, बिल्कुल आपकी बात सही है। मुल्क में सियासी अदमी इस्तेहकाम है, सियासी इंतशार है। आप डिलिमिटेशन के बारे में आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पास होता है 15 नवंबर को या 16 नवंबर को, फिर आता है 17 नवंबर को सीनेट में, 1.5 महीने 1 महीने के बाद फिर वो पास हो जाती है। उसमें रुकावट कौन था, कौन सी पार्टियां थी? वही पार्टियां जो उन्होंने बिल इत्तेफाक कौमी असम्बली से आईनी तरमीमी बिल डिलिमिटेशन का पास किया था, वही पार्टियां रुकावट थी। अब आप मुझे बताया, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सियासत के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, तो मेरे ख्याल में आज इस माहौल में सियासतदान खुद खतरा है। पता नहीं जमहूरियत के लिए है या हुकूमत के लिए है। बहरहाल नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। बाज हुआ, आपने देखा कल आप भी एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन जो कुछ कहा गया उस जलसे में, इदारों को बचाने के लिए, इदारों के एहतराम को इंश्योर करने के लिए आइन अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये कहा जाए कि 5 रुकनी बेंच ने क्या किया हम ऐसे नहीं जाने देंगे,
सूरत हाल तो बहुत संजीदा है, बहुत पेचीदा है, हेड ऑन कोलिजन तो सामने नजर आ रहा है। राजा साहब, आपके सवाल बड़ा सीरियस है। उसकी तरफ आने से पहले 2-3 बातें कही गई मेरी जमात के बारे में, मुझे थोड़ी सी उसकी बिल्कुल एक लाइन में वजाहत कर दूं। जब ताहिरुल कादरी साहब 2014 में निकले थे तो हाफिज साहब शायद मिस कर गए, वो किसी और इशू पे आए थे। जब वो तहरीक शुरू कर रहे थे तो उनके लोग मारे गए और हम उस मामले में डे 1 से उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे थे। हम धरने के हक में नहीं थे, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के साथ होने वाले जुल्म पे सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बलियाँ हो या मीडिया हो, हम उन पे मौक़िफ़ उनके साथ रखते थे। और जिस दिन, बल्कि हम तो इमरान खान के मौक़िफ़ को भी सपोर्ट कर रहे थे, अदालत के अंदर भी कर रहे थे कि जी इलेक्शन की धांधली को प्रोब होना चाहिए, लेकिन जिस दिन वो धरना जो था वो असम्बली की तरफ बढ़ा, उस दिन हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। दूसरी गुजारिश यह है कि डिलिमिटेशन का कानून पीपल्स पार्टी भी बशमूल बाकी जमातों के हमने पास किया। गवर्नमेंट ने हमें इंश्योर किया कि जो सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, MQM या बाकी सिंध की जमातों के सेंसस के ऊपर, सिंध के सेंसस के ऊपर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर करेंगे। लेकिन हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद हमने कहा कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे अगर आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस नहीं करते। जब वज़ीर आज़म ने इंटरवीन करके खुद एश्योरिटी दी तो हमने बिल पास कर दिया, कोई उसमें रुकावट तो नहीं थी। अगर जमहूरियत डिरेल करनी होती तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा रास्ता था। लेकिन मैं इसको एक तरफ रखते हुए गुजारिश यह है, चीफ जस्टिस साहब जो कुछ कर रहे हैं सिंध में या पंजाब के अंदर, यकीनन अदलिया को पब्लिक एट लार्ज के तहफ़्फ़ुज़ात भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। लेकिन एक बात प्राचा साहब जरूर ज़हन में रखिए, हुकूमत हमारी हो या मुस्लिम लीग की हो या PTI को, जिसकी भी, उसको अपने बजट के अंदर चीजों को मैनेज करना होता है। अगर कहीं गलती कानून की हो रही है तो और बात है, लेकिन बजट बैलेंस करके चलना। अगर अदलिया हुक्म दे कि जो एजुकेशन का बजट है कि उसकी फैसिलिटी या हेल्थ की फैसिलिटीज को डबल कर दो, तो उसका बजट कहां से आएगा? ये क्या सारा बजट फिर अदलिया के सामने रखा जाएगा और अदलिया उसको रीअप्रोप्रिएशन करेगी? लेकिन कायरा साहब ये भैंसों को जब टीके लग रहे हो, कैंसर हो रहा हो, जब दूध के डब्बे के ऊपर दूध लिखा हो और दूध ना हो, तो ये तो एग्जीक्यूटिव कर सकती है ना। ये तो बिल्कुल नहीं, इस मामले में अदलिया का भी हुक्म दुरुस्त है कि अगर कोई चीज मुजरे सेहत है तो पहले एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही तो अदलिया ने उसको रिस्ट्रेंट करना है, बिल्कुल रोकना है। लेकिन जहां पे बजट इन्वॉल्व होगा वहां पे अदलिया को जरा देखने की जरूरत है। बाकी और बात, लेकिन जो आपने सवाल मुझ पे किया कि कल सरगोदा के जलसा में मियां साहब ने जो अपनी तहरीक अदलिया और फौज के खिलाफ शुरू की है, उस तहरीक में मरियम बीबी ने और मियां साहब ने, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, प्राचा साहब, तौहीन अदालत एक तरफ होती है, यहां तो अदालत को सीधा सीधा कहा गया है कि आपके फैसले के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। इसका मतलब है जिस जमात के खिलाफ फैसला हो वो कल 10,000 15,000 लोग इकट्ठा करके, 20,000 लोग इकट्ठा करके, 50,000 इकट्ठा करके वो कहे मेरा रेफरेंडम आ गया, अदालती फैसले खत्म, तो ये तो मुनासिब नहीं। और जिस लहजे में मियां साहब ने कहा इन 5 जजों को जवाब देना होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आप छोड़ेंगे नहीं। और धमकी क्या होती है जी? क्या करना है मियां साहब ने उनको पकड़ के? कैसे पकड़ना है? अगर जज के फैसले के ऊपर उसको एक बंदा कहे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजाहत दो। क्या अदलिया में कभी इसकी नजीर है? मुझे बहुत एहतराम है अपने लीगल फ्रेटर्निटी के, बड़े फाजल ज़हन है, बड़ा कमाल का ज़हन, हमारे हम दोस्त हैं, लेकिन ये मामला तो सीधा सीधा धमकी का है, ओपन। इधर ही रुकिए, यही ओपिनियन कि हम छोड़ेंगे नहीं, इधर ही रुकिएगा, जवाब देना होगा। इधर ही रुकिएगा। इरफान कादर साहब, यही सवाल आपसे कर लेता हूं। पीपल्स पार्टी को भी शिकायत थी, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रोजाना एक सुओ मोटो नोटिस हो जाता था, अब ये हुकूमत भी शिकायत कर रही है। कायरा साहब ने वजाहत कर दी। जी बिल्कुल, इरफान कादर साहब क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो सियासी मामलात में अदलिया को धकेला गया है, तो वो तो सबको पता है कि मियां साहब ने धकेला था। और तब तो एक आम तासुर तो यही था कि अदलिया और मियां साहब जो है वो तकरीबन एक पेज पे हैं, और पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक वो हुकूमत जो है उसको मफलूज करके रख दिया था केसेस ने। और मैं शायद वो वाहिद शख्स हूँ बहसीयत अटर्नी जनरल के
जो कि अक्सर मुझे केसेस जो है उन दिनों में डिस्कस करने पड़ते थे वफाकी वज़रा से, वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से, क्योंकि सब के ख़िलाफ़ केसेस हुए थे और सरकारी अफसरान जो थे उनको भी हर तरफ से बुलाया जा रहा था और सारा दिन अदालतों में खड़ा रखा जाता था। और जब अदलिया ने खुद ही इस सारी चीज़ को अपने आप को एक सियासी अखाड़ा बनने की इजाज़त दे दी और जब वो अखाड़ा बन गए और वहाँ पे ऐसे फिर फैसले आने शुरू हुए जो कि स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी के मुताबिक नहीं थे और अदलिया भी इन अ वे एक किस्म का सियासत में मैं समझता हूँ उसने कदम रख दिया, क्योंकि वो भी पॉपुलर सेंटिमेंट के पीछे थी। जैसे मियाँ साहब एक पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अदलिया भी तो गैलरी को प्ले कर रही थी, अदलिया भी वो पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट कर रही थी। और जब इस तरह से हम सब लॉलेसनेस की तरफ जाएंगे और सियासत में घुस जाएंगे और सियासत में जब कोई असूल वज़ा नहीं होगा तो फिर माइट इज़ राइट वाली सूरत हाल आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम अदारों को, अदलिया को भी, सियासतदानों को भी अपना अपना काम करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के बीच में इस तरीके से घुस जाएंगे तो फिर मुल्क जो है वो हम उसको एनार्की की तरफ लेके चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। वैलिड पॉइंट। इरफान कादर साहब यहीं रुकिएगा। हाफिज साहब आप पे एक सवाल छोड़ के जाता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप क्वेटा में बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से? ब्रेक के बाद आपके साथ टेकअप करूंगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की हालात पे बात कर रहे हैं। हाफिज साहब आप क्वेटा में बैठे हैं, क्वेटा के हवाले से अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं, ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से? देखिए शौकत पराचा, आप इतने बेखबर नहीं है, बहुत बाखबर है आप। हम तो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं अभी बोलूँगा। दूसरी बात यह है कि नवाब सनाउल्लाह साहब ज़ेरी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। एक मादे के तहत 2.5 साल चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब थे एक मादे के तहत, और फिर मादे के तहत आखिरी जो 2.5 साल है वो फिर नवाब सनाउल्लाह साहब। अब मादे के तहत वो क्यों अपनी वक्त पूरा नहीं कर सके, या फर्ज करे कल न परसों उस पर वो आदम इतिमाद की तहरीक है वो पेश हो जाएगी, क्या नतीजा होगा उसका। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बारे में जो असल मुहर्रिक है, असबाब और आमिल है, मुझे इतना पता नहीं है, आपको इतना पता नहीं है। लेकिन जेयूआई क्या सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के खिलाफ वोट देगी, एब्सटेन करेगी या उनके हक में वोट देगी? मेरी बात सुनिए, मैं उस पर आऊँगा। तो सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन का, मुहर्रिकात का पता नवाब साहब को सबसे ज़्यादा इल्म है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, वो बेचारा बोल नहीं सकता है। तीसरी बात यह है कि एक है दुल्हा, एक है बारात, एक है ससुराल। लिहाजा ससुराल और बारात मिल के दुल्हे को कह रहा है कि निकाह आपका जो निकाह हुआ है उसको तलाक दें, वरना हम ज़बरदस्ती ये निकाह तोड़ देंगे। लिहाजा जब बारात, वो बारात जिस बारात के जमगठे में दुल्हा चीफ मिनिस्टर नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के सूरत में ससुरालियों से रुखसत हो के आया। साहब मैं बलूचिस्तान असेंबली की बात कर रहा हूं। आजकल बारात और दूल्हे का मतलब कहीं और जा रहा है, दूल्हा किसी और को कहा जा रहा है, बारात का मकसद और शायद एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। मैं वही हाफिज साहब की तवज्जो मैं सिर्फ बलूचिस्तान असेंबली पे ला रहा हूँ, ये तो JIT की बातें भी कर रहे हैं आज उस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए वो JIT की बात मैंने की, ये बहुत मैं वो तो आप जिस चीज़ को इशारा करते हैं उस पर मैंने अपनी राय दी है। एक ऑफशोर कंपनी होती है, एक ऑफशोर निकाह होती है, मेरे ख्याल में उसके लिए भी एक JIT होनी चाहिए कि ये कैसे है। जहाँ तक आपने बलूचिस्तान की बात की, मैंने आपको कह दिया कि वही बारात जो बारात नवाब सनाउल्लाह को आप ये MPAs, आप सेनेटर हैं बलूचिस्तान से, MPAs ही आपके वोटर थे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। JUI किधर खड़ी है? मीर सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के पीछे खड़ी है या दूसरे ग्रुप के पीछे है? JUI मरकजी क़यादत जो फैसला करेगी JUI वहां खड़ी रहेगी। तो क्या फैसला किया मरकजी क़यादत ने? अब तो परसों 9 है। ये परसों पता चलेगा। अच्छा अभी फैसला नहीं हुआ। कारा साहब आपकी तरफ आऊंगा। कल मरियम नवाज साहिबा उसी जलसे के बाद बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सेनेट इलेक्शन के खिलाफ साजिश है।
क्या कहेंगे, वाकई ये साजिश हो रही है? बलूचिस्तान असेंबली रहती है, नहीं रहती, नो कॉन्फिडेंस पास होती है, फेल होती है या सस्पेंड होती है असेंबली? पराचा साहब, गुजारिश ये है कि जब से मियाँ साहब के खिलाफ केस बने, 2 जज साहिबान का फैसला आया, GIT ने काम शुरू किया और मियाँ साहब को समझ आई तो साजिश हो रही है का एक नया बयानिया शुरू हुआ और साजिश हुई है, फैसले हो गए, मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, साजिश चल रही है और साजिश बता नहीं रहे कि साजिश क्या हुई है, कौन कर रहा है, किस तरह साजिश हो रही है, क्योंकि आपके खिलाफ तो ट्रायल हो रहा है। वहां पे बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग के इत्तेहादी तो साथ खड़े हैं। आप हमदुल्ला साहब से पूछ रहे थे, हाफिज साहब की जमात तो अपोजिशन में है, ये तो मरकज में उनके इत्तेहादी हैं, सूबे में तो अपोजिशन में है। जो मुस्लिम लीग के अंदर से तराड़ें आई हैं, मुस्लिम लीग के अंदर से टूट फूट हुई है, उसके अपने बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, रवैये हैं हुक्मरानों के, और वहां पे MPAs का बड़ा सीरियस तहफ़्फ़ुज़ है चीफ मिनिस्टर साहब के रवैयों से, और भी बहुत सारी बातें निकल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मरियम बीबी को अगर कोई साजिश समझ आ रही है तो काइंडली खुदा रहा इस मुल्क में मेहरबानी करें। वो हुक्मरान हैं, हुक्मरानों की बेटी हैं, वो हुक्मरान जमात की लीडर हैं, उनको चाहिए वो बाकी कौम को बताएं कौन साजिश कर रहा है, क्या साजिश हो रही है। मियाँ साहब भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये खेल बंद ना हुआ, 4 साल हो गए हैं, बंद ना हुआ तो मैं सारा कुछ खोल दूंगा कौम के सामने। किस कानून, किस इखलाकी तकाजे के तहत, किस कौमी कानून के तहत मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास राज तो है, सिस्टम को डिरेल किया जा रहा है, मुल्क को नुकसान किया जा रहा है, जमहूरियत का नुकसान, मुल्क का नुकसान है, और वजीर आजम के तौर पे, एक लीडर के तौर पे अपने हलफ के पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो बताएं कौम को कि कौन सी साजिश है जो इस मुल्क के निजाम को डिरेल कर रही है, जिसके ऊपर मियाँ साहब धमकियां दे रहे हैं और बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं सब कौम के सामने खोलूंगा। कौन है वो, बताएं तो सही ना किसने किया है। इसी नुक्ते पे रहिएगा। इरफान कादिर साहब, आप अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और एक मुमताज कानूनदान भी हैं। अगर बलूचिस्तान, जुर्रतमंद अटॉर्नी जनरल रहे, जी हाँ याद है, अगर बलूचिस्तान मुश्किल वक्त गुजारा इन्होंने बड़ी जुर्रत से। इरफान कादिर साहब, अगर बलूचिस्तान असेंबली कायम नहीं रहती, सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, कानूनी नुक्ता है, क्या मुल्क में सेनेट का इलेक्शन हो सकता है अगर असेंबली सस्पेंड हो जाए तो? देखें जी, सेनेट जो है वो तो पाकिस्तान की जो पूरी फेडरेशन, यानी 4 इकाइयाँ जो है पाकिस्तान की, तमाम सूबे जो हैं उनकी नुमाइंदगी सेनेट में यकसानियत के साथ नुमाइंदगी रखी गई है। अब अगर वो जो एक रूह है वो अगर असेंबली जो है फॉर एग्जांपल वो डिज़ोल्व हो जाती है, एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है अवेलेबल नहीं होता, तो फिर इस तरह का इलेक्शन जो है वो जो आइन की जो रूह है वो तो उसके मुताबिक तो फिर वो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि नहीं समझा जाएगा। गो के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की सूरत हाल पे मेरी नज़र से कुछ गुजरा नहीं है कि अगर एक हाउस जो है वो ना हो तो क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बगैर इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, वो रिप्रेजेंटेशन तो पूरी इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, तो आइन की जो रूह है आप उसके मुनाफी एक चीज़ कर रहे होंगे। तो बेहतर यही है कि असेंबलियाँ जो है अपनी मुद्दत पूरी करें। जी कादिर साहब, आप सवाल करें इरफान कादिर साहब को। जी जी जी। इरफान कादिर साहब, गुजारिश ये है कि 4 फेडरेटिंग यूनिट्स और 1 मरकज, ये 5 मिलकर सेनेट बनाते हैं। मरकज की 2 सीटें हैं, फाटा की 8 सीटें हैं और सूबों की अपनी अपनी। अगर किसी सूबे की असेंबली फर्ज करे वो डिसॉल्व हो जाती है, फर्ज करे या सस्पेंड होती है, उस सूबे की नुमाइंदगी पूरी नहीं आएगी, 50% नुमाइंदगी तो होगी सेनेट में, वो मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं होगी, लेकिन बाकी लोग तो अपनी जगह मौजूद हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के अपर हाउस में, वहां तो मुख्तलिफ असेंबलियों के इलेक्शन होते रहते हैं, वहां तो एक टाइम पे सारे मुल्क में इलेक्शन सूबाई और मरकजी नहीं होते। सो वहां भी तो अगर हाउस चलते हैं ना, वहां भी इलेक्शन होते हैं टाइम पे, अपर हाउस का, लोअर हाउस का। मैं समझता हूं कि कायरा साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल इस चीज़ पे मुत्तफिक हूं, और मैंने शायद इसको इस बारीक बबीनी से चीज़ को नहीं देखा था जिस तरीके से आपने बयान किया। और मैं समझता हूं कि ये बात आपकी ठीक है कि जो यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो इलेक्टर, वो
उस हद तक तो इलेक्शन होंगे, लेकिन जो एक असेंबली अगर नहीं है तो उसके नेचुरली उसकी रिप्रेजेंटेशन बाद में पूरी हो सकती है। तो वैसे भी सेनेट जो है वो तो किसी सेनेट फाल नहीं रहेगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, खत्म नहीं हो सकती, तो खत्म हो जाएगी। लेकिन इरफान कादिर साहब गुजारिश ये है कि जब पूरी कंपोजिशन नहीं होगी सेनेट की, बलूचिस्तान की पूरी नुमाइंदगी नहीं होगी, यू नीड सेनेट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी पूरी नहीं है तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन क्या बाकी सूबों की नुमाइंदगी करेंगे, बलूचिस्तान की नहीं करेंगे? नहीं, जब उनकी असेंबली जब आ जाएगी, जब उनके जो नुमाइंदगी जो रह जाएगी वो बाद में पूरी हो सकती है ना। सेनेट तो खत्म नहीं होगा। कायरा साहब सही फरमा रहे हैं कि सेनेट तो एक सेकंड के लिए भी खत्म नहीं हो सकता। सेनेट तो इन परपेचुइटी एग्जिस्ट करता है और हर वक्त ये, इसके तो डिसोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या ये कहें कि सेनेट सस्पेंड हो जाएगा, तो ऐसे तो बात नहीं है। सेनेट के ना तो उस तरह इलेक्शन सस्पेंड होंगे, ना सेनेट सस्पेंड होगा, बल्कि कुछ जो इकाइयां हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो सकती है। हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगा। कायरा साहब और वो भी 50% रह जाएगी। जी हाँ, आधे तो होंगे बलूचिस्तान के सेनेटर, आधे ही रिटायर होंगे। हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगा। कायरा साहब ने उन रूमर्स को तो रिजेक्ट किया जो एक हुकूमत कहती है कि साजिश हो रही है। वो कहते हैं सिंध असेंबली रिजाइन नहीं करेगी, इधर से रिजिग्नेशन नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के आप नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली के यहाँ नुमाइंदे हैं। आप क्या कहेंगे अगर आपकी असेंबली खुदा ना खास्ता डिसॉल्व हो जाए या सस्पेंड हो जाए तो बलूचिस्तान के लोगों की अपर हाउस में नुमाइंदगी फिर आधी रहेगी? आप ये चाहेंगे? देखिए, जब ये बात बिल आपकी सही है। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जमहूरियत पे बिलोंग करता हूँ और आइन की बालादस्ती की बात करता हूँ। लिहाजा जमहूरी और आइनी तकाजा यही है कि चारों सूबों के जो सीनेट के इंतखाबात होते हैं वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके अपर हाउस में, ताकि उनकी मौजूदगी वहाँ यकीनी हो सके। लेकिन बदकिस्मती से ये हम चंद महीनों से सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं कि इस किस्म की सूरत हाल आ सकती है, और आज हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ हम